बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ईवीएस के सिलेबस के यूनिट 5 के चैप्टर 3 को। इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑलरेडी कवर करवा रखा है और साथ ही साथ यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 इन सभी पर सेपरेटली वीडियो बनी हुई है। तो अभी तक अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, सबसे पहले जा करके आप उन वीडियोस को देखिए ताकि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से और आसान शब्दों में जल्द के जल्द क्लियर और समझ सकें। और इस यूनिट 5 में हम चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑलरेडी जैसे कि हमने कवर कर रखा है और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3 इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज। आई होप आपको काफ़ी हेल्प वीडियोस के थ्रू कितनी हेल्प मिल रही है और ताकि हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिले और उससे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे खासे कंटेंट लेकर के आए। तो यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ठोस अपशिष्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड वेस्ट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉलिड वेस्ट। तो देखिए आखिरकार सॉलिड वेस्ट होता क्या, पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सॉलिड का मतलब होता है जो ठोस चीज़ होती है ना, जो ठोस होती है। और वेस्ट का मतलब होता है कचरा। वेस्ट का मतलब होता है कचरा जो हमारे घर से, नालियों से, कूड़ों से, अलग अलग जगहों से निकलता है, उसको क्या कहते हैं? कचरा। तो बेसिकली ये जो यूनिट 5 का चैप्टर 3 है इसी पे बेस्ड है। विस्तार से समझेंगे कचरे के बारे में, वो भी कौन से? सॉलिड कचरे, है ना, यानी ठोस कचरे के बारे में। ठोस अपशिष्ट वह वस्तु जिनका उपयोग करने के बाद वह दोबारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती, वह निरर्थक हो जाती है, जिसे ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। जैसे कांच का सामान हो गया, प्लास्टिक हो गया, चूड़ियों के डिब्बे हो गए, है ना, प्लास्टिक डिब्बे हो गए, ये चीज़ें। विश्व जनसंख्या के बढ़ने से ठोस अपशिष्ट पदार्थों की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, अगर जनसंख्या बढ़ेगी, मानवों द्वारा ये चीज़ उपयोग में लाई जाएगी, तो ठोस अपशिष्ट भी, सॉलिड वेस्ट भी बढ़ेंगे, जो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। यह साथ ही पर्यावरण के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। 320 ईसा पूर्व में एथेंस में ठोस अपशिष्ट पर रोक लगाने के लिए एक कानून भी बनाया गया। मवेशी कचरे के प्लास्टिक की पन्नी से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। आपने देखा होगा अपनी जगह के कहीं पर भी, आपने कहीं में भी आपने देखा ही होगा, क्या होता है कई जगह पे, कुछ जगहों पे क्या होता है, कूड़ों का ढेर पड़ा होता है, बहुत सारे कूड़ों का ढेर पड़ा होता है। और कुछ मवेशी जैसे आपकी गाय हो गए, सूअर हो गए, है ना, गाय, सूअर, कुत्ते या फिर इस तरह के कुछ जानवर क्या करते हैं, उन कचरों में से अपना भोजन ढूंढते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। अब क्या करते हैं, जब वो जानवर उन कचरों में से अपना भोजन ढूंढते हैं ना, तो उस समय पर वो कुछ प्लास्टिक की पन्नियों के साथ सड़े गले पदार्थ के कचरे और इलेक्ट्रिक कचरा भी खा लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, जो क्या करती है, उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। और समस्या को ध्यान में रखते हुए कचरे का प्रबंधन, वस्तुओं का पुनः उपयोग, निर्माण की मांग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ गई। इन्हीं समस्याओं के कारण जो है वस्तुओं की पुनः उपयोग, निर्माण की जो मांग है वो बढ़ाई गई प्रशासनिक नज़रिए के थ्रू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लगभग 8,000 शहरों में 38 करोड़ निवासियों के कारण, देखिए यहाँ पे मैं लगभग बोल रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है ये, है ना, कोई एग्जैक्ट नहीं है, बट लमसम है ये चीज़ें, है ना, लमसम है ये। तकरीबन इतना तो है, इतना ज़रूर है कि लगभग 8,000 शहरों में से 38 करोड़ निवासियों के कारण प्रतिदिन लगभग 1,70,000 टन से ज़्यादा ठोस अपशिष्ट पैदा होता है। समय अनुसार ये क्या है, एक विकराल समस्या बनती जा रही है। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग आपको पता होगा, जो हम भारत में नीति आयोग 2015 के तकरीबन बनाया गया था। और इस नीति आयोग का काम अलग अलग तरीक़ों से इसको सौंपा गया। जैसे भारत में पहले योजना आयोग थी, अगर आपने 12th क्लास पढ़ी है तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर करवा रखी है। तो नीति आयोग में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की समस्या से निपटने के लिए 3 एजेंडा वर्ष तैयार किया था। स्टूडेंट्स एक चीज़ बच्चों ध्यान दो इधर, अगर आपको नीति आयोग इनके बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट करके एक बार बता देना आपको इस पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि हम इसके एक सेपरेटली वीडियो हम अलग से बना करके भी आपको समझा देंगे कि ये आयोग क्या था और क्यों महत्वपूर्ण है।
ठीक, तो इस आयोग ने क्या किया, 3 वर्ष का एक एजेंडा तैयार किया जिसमें 7 वर्ष और 15 वर्ष की दूरदर्शिता अवधि तैयार की गई। इसके अंदर कहा गया कि 7 वर्ष की रणनीति और 15 वर्ष की दूरदर्शी, यानी कि इसके अंदर इन सालों का जो है एक प्लानिंग तैयार कर लेगी कि इन सालों में हम ये चीज़ें करेंगे। ऊर्जा तैयार और अपशिष्ट का खाद्य निर्माण करना शुरू कर दिया गया है नीति आयोग द्वारा। ध्यान देना इधर, वेस्ट एनर्जी कॉरपोरेशन WEC की स्थापना करने का सुझाव रखा गया। वहीं नगर निगम ने 2019 में 100 स्मार्ट सिटी में अपशिष्ट और ऊर्जा निर्माण के लिए संयंत्रों को स्थापित किया। प्रारंभ में कुछ देशों में अपशिष्ट पदार्थ को जलाया जो कि पर्यावरण के लिए भयानक साबित है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जलाएंगे तो पर्यावरण में या फिर वायुमंडल में क्या होगी, हानिकारक या फिर रासायनिक गैस निकलेगी जो क्या करेगा, हमारे पर्यावरण को दूषित करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। अगला टॉपिक है आप लोगों का नगरीय कचरे की विशेषता। अब आप लोग कहोगे कचरे की भी कोई विशेषता होती है, बताइए, कचरे की भी कोई विशेषता होती है? तो हाँ भाई होती है, लेकिन ये वो कचरा नहीं है जो आप समझ रहे हो। देखिए क्या है ये। नगरीय कचरे से तात्पर्य सामान्यतः किसी नगर, कस्बा या गांव के कचरे से है जो नियमित रूप से इकट्ठा करके निपटारे के लिए कहाँ भेजा जाता है कि विशेष स्थान तक ले जाया जाता है। जैसे कचरा, ये जो कचरा होता है घरों से, संस्थाओं से, व्यापारिक प्रतिष्ठानों से, उद्योगों से निकलने वाला कचरा, जैसे कागज़, जहाज, जूठन, ये जहाज नहीं आएगा, ये कागज़ हो गया, जूठन, छिलके, ये सब चीज़ें। आप लोगों ने देखा भी होगा जो आपके घर का कचरा होता है, MCD की गाड़ी भी आती है ना, MCD की गाड़ियों के थ्रू आप लोगों के घर के कचरे का निपटारा होता है। या फिर बहुत जगह ऐसा होता है कि एक बहुत ही बड़ा गड्ढा सा बना होता है, या फिर कोई लोहे की चीज़ें बनी होती है, उस पर लाल और सूखा कूड़ा होता है, उस पर बहुत बड़े टैंक से लगे होते हैं, उसके अंदर सभी लोग क्या करते हैं, अपना कचरा डालते हैं और 24 घंटे, 1 दिन 2 दिन में वो जो डब्बा है वो MCD की कार्यपालिका या फिर वहाँ के नगर के लोगों के द्वारा वो चीज़ साफ़ कर दी जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, एक विशेष स्थान से उठा करके किसी दूसरे जगह ले जाया जाता है निपटारे के लिए। आई होप क्लियर हो गया हो कि नगरीय कचरे की विशेषता ही होती है, क्योंकि जब दूसरे स्थान पर लाया जाता है तो क्या होता है, उसका पृथक्करण होता है। पृथक्करण करने के बाद जो चीज़ इस्तेमाल में लाई जा सकती है उसको अलग रखते हैं, बाकी चीज़ों को वेस्ट कर देते हैं, और जो वेस्ट चीज़ें उनको खाद बना लेते हैं, और जिन चीज़ों का पुनः उपयोग कर सकते हैं उनको हम किसी और वस्तु में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, ये इनकी क्या है, खासियत है। इससे प्रदूषण भी कम होगा, साथ ही साथ वस्तु का पुनः उपयोग भी होगा। ये हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे भी, देखना भी आप। अब देखिए, ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, वो कई प्रकार के हो सकते हैं। अब आपका खनन अपशिष्ट भी हो सकता है, नगर पालिका का भी अपशिष्ट हो सकता है, चिकित्सा, डॉक्टरी जो चिकित्सक होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके निकले हुए कुछ अपशिष्ट भी हो सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट भी हो सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, वो 4 तरीके के होते हैं। 4 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पहले नंबर पे आपका खनन अपशिष्ट, नगर पालिका अपशिष्ट, चिकित्सक अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट। इन चारों ही पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि इन चारों में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और समझते हैं थोड़ा। जैसे मलबे का ढेर, जानवरों का मृत शरीर, रासायनिक व जैविक अपशिष्ट, कचरों का घर से निकला हुआ कचरा, इलेक्ट्रिक कचरा, है ना, प्लास्टिक, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम हो गया आपका, उद्योग का अपशिष्ट, मछली क्षेत्र से जितना कचरा निकलता है, भूसा, गोबर, चारा, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ठोस अपशिष्ट से निकले हुए कचरे हैं। ठोस अपशिष्ट के कचरों के उदाहरण हैं। अब हम थोड़ा इसके ओवरकम, यानी कि अब हम थोड़ा इसके नियंत्रण पर बात कर लेते हैं कि इन ठोस अपशिष्ट को हम सुधार कैसे सकते हैं। देखिए, ठोस अपशिष्ट के निपटारे की अगर हम बात करें तो ठोस अपशिष्ट के नियंत्रण के उपाय 3 तरीके से है, पुनः चक्रण, निपटारा, और तीसरा जो है वो है आपका स्रोतों पर कमी, रिसाइकलिंग करके, डिस्पोजर करके, या फिर सोर्स का रिडक्शन। नियंत्रण कर सकते हैं किन पे, ठोस अपशिष्ट पे। तो एक एक करके विस्तार से समझते हैं अब इसको। रिसाइकलिंग यानी कि पुनः चक्रण, इसमें क्या होता है, हम जो वस्तु होती है उसके उपयोग में दोबारा ला सकते हैं। ये क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वस्तु को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं, और अपशिष्ट की रोकथाम के लिए इनको दोबारा में उपयोग में लाया जाता है। ये क्या करता है, संसाधनों का संरक्षण होता है इनसे, उत्पादन में ऊर्जा के उपयोग में कमी भी दिखती है, प्रदूषण स्तर कम होता है, एल्यूमिनियम और इस्पात वाले जो वस्तु होती है उनका पुनः चक्रण हो सकता है, कागज़ पुनः चक्रण से जंगलों का संरक्षण होगा, है ना,
मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए चाय की कप होती है, ठीक। चाय की कप का क्या होता है, मान लीजिए वो चाय की कप का जो स्टैंड है, यानी कि जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो टूट गया है। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, अब हम यही सोचेंगे ना कि वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। लेकिन इसका उपयोग आप रिसाइकलिंग करके भी कर सकते हो। हो सकता है आप उसको चाय की कप जो टूटी हुई है उसको किसी और यूज़ में लिया हो, या अभी भी वो चाय पीने के लायक है ना, या किसी दूसरे शिशु को दे दो चाय पीने के लिए। दूसरा उपाय है आपका डिस्पोजल, जिसको बोलते हैं निपटारा। निपटारा की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें मिट्टी की अवैध सतह से गड्ढा बना दिया जाता है और अवैध लैप लग जाता है, जिसे भस्मीकरण कहते हैं, है ना। एक जगह होती है, ठीक, जगह मिट्टी होती है, मिट्टी को गड्ढा कर दिया जाता है। गड्ढा करके क्या करते हैं, उसके अंदर कचरा भर देते हैं। इसी को भस्मीकरण भी कहते हैं। भस्मीकरण एक अपशिष्ट निपटारे की विधि है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ को जला दिया जाता है, यानी गड्ढा करके उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ भर देंगे और उसको हम जला देंगे, ये चीज़ होती है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ को 1000 डिग्री डेसिमल्स पर जलाया जाता है, 1000 डिग्री डेसिमल पर जलाया जाता है। ये ठोस अपशिष्ट ऊर्जा तथा गैस में बदल जाता है। गैस उत्सर्जित होने के कारण क्या होती है, वातावरण प्रदूषित होता है। ये आधुनिक विधि है, लेकिन इससे वायुमंडल को वायु में जो है प्रदूषण फैलता है। इसीलिए कारणवश इस विधि को सही नहीं माना जाता। ये एक विवाद में विधि भी है। भूमि की आवश्यकता कम होती है और जापान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा सोर्स रिडक्शन के बारे में। ये क्या है, एक व्यक्तिगत स्तर पर सबसे सस्ता तरीका है जो वस्तु की ज़रूरत को पुनः उपयोग में कचरे निपटारे के लिए, ठोस कचरे निपटारे की एक समाधान है। वस्तु का उपयोग हम कर सकते हैं। वस्तु खरीदने की बजाय टूटी हुई वस्तु की मरम्मत करके पुनः उपयोग कर सकते हैं। जो मैंने आपको कप वाला एग्जांपल दिया वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ हो सकता है। ये एक और है आप लोगों का टॉपिक, लैंड फिल, भूमि भराव। ये क्या है, एक सस्ता विकल्प होता है। अपशिष्ट पदार्थों को भूमि के अंदर दफना दिया जाता है और उससे जो मीथेन गैस निकलती है उसका उपयोग हम ऊर्जा के लिए कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का पर्यावरण पर प्रभाव। अब हम देखते हैं इसका सॉलिड वेस्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठोस अपशिष्ट स्वास्थ्य के साथ साथ, यानी हेल्थ के साथ साथ, जलीय जीव पर्यावरण पर भी प्रभावित होती है। मिट्टी को प्रभावित करती है। मिट्टी बंजर होने के कारण पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जो क्या होती है, ईंधन के रूप में उसका उपयोग होता है। मानव के श्वसन प्रक्रिया में ये हानिकारक होती है और नवीन वैश्विक बीमारियों का कारण भी बन रही है प्रदूषण। अब हम कुछ हैज़र्ड वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। हैज़र्ड वेस्ट का मतलब होता है घातक अपशिष्ट। वो कौन कौन से अपशिष्ट हैं जो घातक होते हैं। रासायनिक अपशिष्ट हो गए, कागज़ कारखानों से निकलने वाला आप लोगों का अपशिष्ट हो गया, है ना। जो भट्टियाँ होती है, भट्टियाँ जलती हैं, उनसे निकलने वाला अपशिष्ट हो गया। ये अगर आपने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 देखी है ना, इनफैक्ट यूनिट 4 भी पढ़ी और यूनिट 5 का चैप्टर 1 भी देखा, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बताई गई है। विभिन्न संयंत्रों द्वारा, विभिन्न उद्योगों द्वारा इन सब से निकलने वाला जितना भी कचरा होता है ना, वो सब घातक अपशिष्ट है। सब पर्यावरण, मानव, जीव, सबके लिए घातक है। मानव या पर्यावरण को इन्हीं अपशिष्टों के कारण हानि पहुंचती है, गंभीर रोगों का शिकार होते हैं और इसी कारण इसको एक घातक अपशिष्ट भी कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है जो कि है आपका ई अपशिष्ट का। देखिए ई अपशिष्ट क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, काफ़ी अच्छा भी है ये। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो ख़राब हो चुकी हो, जिनको आज या फिर हम उपयोग में नहीं ला सकते, उसको क्या कहते हैं, ई अपशिष्ट या इलेक्ट्रिक वेस्ट कहा जाता है। वह वस्तुएं जो उपयोग में नहीं लाई जा सकती, जैसे आपका कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, क्योंकि इन सब से निकलने वाला जो रसायन होता है बहुत ही प्रभावी होता है। इनमें खतरनाक रसायन होते हैं, धातुएं होती हैं भारी सी, जैसे कैडमियम, बुलियन, सीसा इत्यादि। भारत में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर 70% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का उत्पादन होता है। ई अपशिष्ट, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, ई अपशिष्ट आएगा, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे ई अपशिष्ट आएगा। ई अपशिष्ट में मरकरी, कैडमियम, कोबाल्ट जैसे खतरनाक तत्व होते हैं।
रिसाइकलिंग है ना, रिसाइकलिंग यानी पुनः निर्माण के द्वारा निकलने वाला जो रसायन होता है, इनसे मनुष्य को खतरे पैदा होते हैं, जिसके कारण तंत्रिका तंत्र में कैंसर, दिल का खतरा और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ये सब क्या है, ई अपशिष्ट के द्वारा निकलने वाले जितने भी रसायन तत्व हैं उनसे होने वाले रोग हैं। ई कचरे के स्रोत क्या है, आपने अपने घर में देखा होगा, वो सभी स्रोत है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, मदरबोर्ड, सीडी प्लेयर, रेडियो, माइक्रोस्कोप, स्कैनर, ट्यूबलाइट, फैन, मोबाइल, टेलीविज़न, चार्जर, पार्ट्स, ये सब चीज़ें अलग अलग और भी कई सारे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आप लोगों के सामने। अब देखो ई कचरे का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बहुत ही ईजी है, इसको आप खुद भी लिख सकते हो। पर्यावरण दूषित हो सकता है, रोजगार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं हम, जलाने पर प्रदूषण का फैलाव होता है, जहरीली और रासायनिक तत्व जो है वायु में मिलने लगती है, बहने नदियाँ जो होती हैं उनका प्रवाहित कम होता है, साथ ही साथ वो जहरीली भी होती जाती है। देखिए, भारत सरकार द्वारा ना एक ई परिसर की शुरुआत की गई थी 2005 में। अपशिष्ट व पुनर्चक्रण हेतु वस्तुओं का पुनः उपयोग के लिए क्या थी, योजना बनाई गई थी। ई कचरा प्रबंधन जो है 2016 में किया गया था, है ना, परिसर बनाया था, एक नियम बनाया गया था 2016 में। इसके अंदर कहा गया था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होते हैं, पुनर्चक्रण करने के काम में शामिल होने के लिए श्रमिकों की सुरक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, कौशल विकास की जानकारी की जितनी भी जानकारी होगी, किसकी होगी, सरकार की होगी। ई अपशिष्ट प्रबंधन में अगर कोई श्रमिक अपना व्यय दे रहा है, क्योंकि इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, तो उनसे होने वाली जितनी जानकारी का जिम्मा है वो किसका होगा, सरकार का। ये 2016 के निकले गए नियम में कहा गया। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका ई कचरे उपचार की तकनीक का, इलेक्ट्रॉनिक कचरे की उपचार। अगर हम इसका उपचार करें तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक विखंडन और दूसरा परिशोधन। ध्यान देना है इधर, एक विखंडन और दूसरा परिशोधन। विखंडन का मतलब होता है अलग करना, अलग अलग डिब्बों में डालना, है ना। पहले गैस या द्रव का अलग परिशोधन, विखंडन कर पुनः उपयोग करना। ई इलेक्ट्रॉनिक कचरे समझ रहे होंगे, आई होप कि आप लोग। जो भी आपके घर से निकलने वाले छोटे मोटे कचरे होते हैं ना, जैसे टीवी, टेलीविज़न, ये सब क्या है, ये अगर ये एक बार सपोज़ आपका एक टीवी ख़राब हो जाए, क्या करोगे, इस टीवी को आप बेच दोगे। अब किसी कबाड़ी वाले इधर ही कहीं बेचोगे आप, है ना, किसी स्टोर की दुकान पे। अब वो क्या करेगा, इनके पार्ट्स को अलग अलग बांट देगा, तो उनसे निकलने वाला जो रसायन होता है ना, वही इलेक्ट्रिक वेस्ट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा तरीका है आपका परिशोधन, जो क्या करता है, शुद्ध करता है। पहला तरीका विखंडन था, दूसरा तरीका है परिशोधन। पहले तरीके में अलग अलग पार्ट्स में बांटते थे, दूसरे में आप उसी को हम शुद्ध करके उपयोग में ला सकते हैं। ख़राब हुए पदार्थ को शुद्ध करना और पुनः उपयोग करना। तो ये था आप लोगों का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर नंबर 3 भी इस वीडियो में कवर हो गया है। अब आपका केवल चैप्टर नंबर 4, यूनिट 6 और 7 बचा हुआ है, जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर्स के PDF नोट्स चाहिए तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम आपको PDF रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करते रहते हैं। वहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, हालांकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी मिली है आपको। और उसके अलावा वहाँ पे हम आपको कुछ भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप हमसे वहाँ पूछ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक तरीके से वहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं, डिस्कशन होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से जाननी थी, आप हमें कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आप लोग अपने ईवीएस की जो तैयारी है वो कैसे कर रहे हो। क्योंकि ईवीएस का जो हालांकि ये सब्जेक्ट जो है एडिशनल होता है, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट होने के कारण बच्चे सोचते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन कई बार होता है कि कम मार्क्स भी आते हैं, और अगर इसमें ज़्यादा मार्क्स आए तो आपके अदर सब्जेक्ट में जुड़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो बेनिफिट है अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया जाए ईवीएस को, तो हमारी मेरिट लिस्ट बढ़ सकती है आप लोगों की। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग कि आप लोग ईवीएस कैसे पढ़ रहे हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 4 के साथ, और उसके साथ हम बहुत जल्द आप लोगों का यूनिट 6 और 7 भी कवर करवाएंगे। सो थैंक्स टू बीइंग हियर।